आज बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन की जिसके बाद हैदराबाद भारत का अंग बन गया। 13 सितंबर 1948 को भारत में पहली बार इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी। ये 1975 की इंदिरा इमरजेंसी से अलग थी। इस दिन भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। 13 से लेकर 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम हुआ। कहा गया कि हजारों लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई। आर्मी ने इसे ऑपरेशन पोलो कहा था। कुछ हिस्से में ये ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा गया। सरदार पटेल ने दुनिया को बताया कि ये पुलिस एक्शन था। यहां दीगर बात यह थी कि दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक निजाम चाहता था अपना अलग देश। भारत की आजादी के बाद कई रियासतें अपना अलग देश चाहती थी, पर भारत सरकार इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी, क्योंकि यह संभव ही नहीं था। कोई भी तर्क उनकी बात के पक्ष में नहीं जाता था। नतीजन प्यार से या फटकार से सबको भारत के साथ ही मिलना पड़ा। पर कुछ रियासतों ने भारत को चुनौती देने का मन बना लिया था। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। यहां पर समरकंद से आए आसफ जहां की वंशावली चलती थी। ये लोग मुगलों की तरफ से इस रियासत के गवर्नर थे। औरंगजेब के बाद इनका राज हो गया था। यहाँ इनको निजाम कहते थे। तो 1948 में निजाम उस्मान अली खान आसफ जहाँ 7वें उस प्रजा पर राज करते थे जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। निजाम उस वक्त दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक थे। निजाम का सपना था कि अपना एक अलग देश हो। इसके लिए अपनी आर्मी के अलावा उन्होंने एक अलग आर्मी बना रखी थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इनको रजाकार कहते थे। इसके पहले निजाम ब्रिटिश सरकार के पास भी जा चुके थे कि कॉमनवेल्थ के अधीन इनका अपना देश हो, पर माउंटबेटन ने साफ मना कर दिया था। नेहरू बातचीत से मामला सुलझाना चाहते थे, पर सरदार पटेल को पता था कि बातचीत से कुछ बनना नहीं है और परिणाम बेहद खराब ही मिलेंगे। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली हैं। उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोल लिया। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे
तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। अभी तक हैदराबाद से एग्रीमेंट हुआ था कि आप अपना राज्य चलाइए, बस भारत सरकार आपके फॉरेन रिलेशन यानी विदेशी मामले जो है उसको देखेगी। साथ ही पाकिस्तान से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पर हैदराबाद रियासत ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए भी दिए थे। इस नाते दोनों पक्ष एक दूसरे पर एग्रीमेंट तोड़ने का इल्जाम लगाते रहे। रियासत ने आरोप लगाया कि भारत सरकार उनको चारों तरफ से घेर रही है। सरकार ने कहा, आप हमारी करेंसी तब तो यूज नहीं कर रहे, पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहे हो, रजाकार की सेना बना रहे हो, आखिर क्या चाहते हो? माउंटबेटन ने जून 1948 में फिर एक एग्रीमेंट रखा। इसके मुताबिक सब चलता रहेगा वैसे ही जैसे पहले चलता है। निजाम हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे, पर धीरे धीरे जनता का फैसला लाया जाएगा। भारत सरकार तैयार हो गई, पर निजाम तैयार नहीं। उनको पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यूएन और अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की भी मदद मांगी, पर मिली नहीं। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। हैदराबाद से पहले ही कम्युनल टेंशन था, इसके साथ तेलंगाना को लेकर विरोध था। उसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप बना था जिसके मुखिया थे नवाब बहादुर यार जंग। इनके मरने के बाद मुखिया बने कासिम रिजवी। कासिम रजाकारों के नेता थे। इन लोगों का उद्देश्य था इस्लामिक राज्य बनाना। ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। इन लोगों ने आतंक फैला दिया। जो भी इनके खिलाफ था, इनका दुश्मन था। कम्युनिस्ट और मुसलमान जो इनसे अलग थे वो भी इनके टारगेट थे। मेन टारगेट थे हिंदू। नतीजन हजारों लोगों को मारा जाने लगा। औरतों का रेप हुआ। उनको लगा कि ऐसा करने से इनका महान राज्य बन जाएगा। भारत सरकार का धैर्य टूट गया। सरदार पटेल ने सेना की टुकड़ी हैदराबाद में भेज दी। सेना के पहुंचने के बाद 5 दिन तक जबरदस्त लड़ाई हुई। पुलिस एक्शन बताने के चलते दुनिया के किसी और देश ने हाथ नहीं डाला। मिलिट्री एक्शन कहते ही दुनिया के बाकी देश भारत पर इल्जाम लगा देते कि भारत ने किसी दूसरे देश पर हमला कर दिया है। रजाकारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। कासिम को जेल में डाल दिया गया। 10 सालों तक वो कम से कम जेल में रहे। इनके ऑफिस दारुस सलाम को फायर स्टेशन बना दिया गया। MIM के नेताओं को पाकिस्तान भेज दिया गया था या पब्लिक में निकलने से रोक दिया गया था। बाद में कासिम को जेल से निकलने पर 2 दिन का टाइम दिया गया पाकिस्तान जाने के लिए। जब कासिम को 2 दिन का वक्त मिल गया तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब MIM का क्या होगा। इसके लिए MIM की एक बैठक हुई। इस बैठक में अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम का एक वकील भी था। उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पार्टी का नाम बदल दिया। IMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिए इत्तेहादुल मुसल्लमीन। ये वही पार्टी है जिसे अब असदुद्दीन ओवैसी चलाते हैं। इस लड़ाई पर कई आरोप लगे। इल्जाम था कि सेना और सिविल के लोगों ने हैदराबाद में लूटपाट और बलात्कार की इंतहा कर दी थी, पर इन सारी बातों को बाहर नहीं आने दिया गया। इसके लिए सुंदरलाल कमेटी भी बनाई गई, पर इसकी रिपोर्ट बाहर आने में 65 साल लग गए। 2013 में ये रिपोर्ट बाहर आई। कई लोगों के मुताबिक इस लड़ाई में 10 से 40 हजार लोग मारे गए थे। कुछ कहते हैं कि 2 लाख के करीब लोग मारे गए थे। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2 लाख के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की यह गलतफहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? पीएम विदेश गए हुए हैं और आप। देखो, मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता।
हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। बहरहाल इस ऑपरेशन के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोहा पूरी दुनिया ने माना और आज तक ये कहा जाता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को अपने पास रखकर उसका समाधान का वायदा किया, जो कि आज तक परेशानी का सबब ही बना हुआ है। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद में पटेल की एक ही चोट ने देश का नक्शा साफ कर